मीडिया की दुनिया में ये एक बड़ा नाम है। जो लोग अखबारों को ध्यान से पढ़ते रहे हैं उन्हें यह नाम याद होगा। तो इस सभागार में मौजूद युवा जिन्हें हिंदुस्तान नाम के अखबार को पढ़ने का शौक होगा, वह उन्हें पढ़ते हुए जवान हुए होंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में देश भर में एक अलग पहचान रखने वाले ये शख्स देश के वरिष्ठ पत्रकारों की सूची में शामिल हैं। कश्मीर को लेकर इनकी किताबों ने तमाम लोगों को एक नए कश्मीर को जानने का मौका दिया। आज के कार्यक्रम में बतौर अतिथि उनकी उपयोगिता इसलिए भी है क्योंकि लगातार 7 सालों तक उन्होंने राज्यसभा टीवी पर मीडिया पर केंद्रित कार्यक्रम मीडिया मंथन को प्रस्तुत किया। इन्होंने बतौर मैनेजिंग एडिटर राज्यसभा टीवी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया में इन दिनों हर मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। पत्रकारिता की दुनिया में इनका नाम आदर से लिया जाता है। हम आमंत्रित करते हैं लेखक, कॉलमिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी को। उर्मिलेश जी। इस सभा के अध्यक्ष विवेक कुमार जी, आनंद श्री कृष्ण जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी, अशोक जी और सभागार में मौजूद तमाम दोस्तों, सच पूछिए तो इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे गौरव और सम्मान प्रदान किया है यहाँ बुलाकर, आप लोगों के बीच आकर। मैं आज अपने को सम्मानित भी महसूस कर रहा हूँ और रोमांचित भी। रोमांचित इसलिए कि बहुत बड़े बड़े राजनेताओं, बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं को एक पत्रकार के रूप में कवर करने के बावजूद एक ज़माना था जब मैं वाकई रोमांचित होता था, लेकिन इधर रोमांच ख़त्म हो रहा था। लेकिन इस सभा में आकर मुझे लगा कि एक वैचारिक स्पंदन, एक विचारधारात्मक तेजस्विता लोगों की बातों में ही नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद लोगों की भावनाओं में है, उनकी संवेदनाओं में भी है। इसलिए मैं सचमुच, जब वो दोनों बच्चे गा रहे थे दलित दस्तक का गाना, विवेक कुमार का लिखा हुआ, मैं अंदर से रोमांचित हो रहा था कि सचमुच ये जो लगता है कि समाज में गतिरोध आ गया है, कहीं ठहराव आ गया है, आतताइयों की शक्तियों के आगे लगता है कि सब कुछ परास्त हो गया है, सब कुछ पस्त हो गया है, उसमें ऐसा लगता है कि ये जो चिंगारियाँ उठती हैं वे हमें एक नई रोशनी देती हैं, एक नई स्पंदन देती हैं, नई स्फूर्ति देती हैं, नई प्रेरणा देती हैं। तो मित्रों, इन शब्दों के साथ सबसे पहले मैं दलित दस्तक की इस 5वीं सालगिरह पर उनके नए वेब चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि दलित दस्तक एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं महसूस करता हूं कि बहुत बड़ा काम कर रही है ये पत्रिका, और वेब जो इसका पोर्टल है वो इससे भी बड़ा काम करेगा। और मैं भी आज सचमुच इस हॉल में कल्पना कर रहा हूं आप सबके साथ कि भारत के मीडिया में एक सशक्त बहुजन मीडिया के रूप में यह एक बीजारोपण है। और ये तमाम जो कॉमर्शियल बाजार में बड़े हाउसेज हैं, जिनका बड़ा हिस्सा आज हर शाम भजन मंडली में तब्दील हो जाता है, कीर्तन मंडली में तब्दील हो जाता है, ये भजन मंडली छाप चैनलों की दुनिया में एक नया हस्तक्षेप ये करेगा ये चैनल, और इस देश के 85% लोगों को उनकी बुलंद आवाज़ को गुंजरित करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। देखिए, आनंद श्री कृष्ण जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भारतीय मीडिया के परिदृश्य पर कुछ बातें कही थीं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई, आप जानते हैं, यही मेरा प्रोफेशन है। सचमुच जब मैं इस प्रोफेशन में आया तभी मुझे महसूस होता था कि आखिर हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है
बहुजन की जिसे हम कहते हैं, लेकिन हमारे देश के सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रोफेशनल इलाकों में, सिविल सर्विसेज में भी एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस होने के कारण एक अच्छी खासी आबादी वहाँ गई है, हालांकि वो भी अभी नाकाफ़ी है। लेकिन ये मीडिया क्या ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई दलित आदिवासी दिखता नहीं, यहाँ तक कि पिछड़े भी नहीं दिखते। तो मैं एक बार इस बारे में एक बड़े जर्नलिस्ट, एक बड़े एडिटर से पूछने लगा कि भाई आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं, आप लोग इतने बड़े संपादक हैं, कि हमारे देश में आखिर वजह क्या है कि IAS हो जाते हैं दलित परिवार के बच्चे, ट्राइबल घरों के बच्चे, OBC के बच्चे, प्रोफेसर्स भी हो रहे हैं थोड़े बहुत अब, लेकिन ये मीडिया में क्यों नहीं वो दिखते, आखिर वजह क्या है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सच पूछिए तो उनियाल साहब का उन्होंने जिक्र किया, पायनियर में उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट लिखी थी। मैं उनको अभिवादन करता हूं आप लोगों के सामने कि उन्होंने कम से कम एक सवाल उठाया। लेकिन जब इस देश में रॉबिन जेफरी आए, रॉबिन जेफरी भारतीय नहीं थे, चूँकि हमारे देश के मीडिया में अपर कास्ट हिंदू डोमिनेशन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लीजिए 15-16% आबादी अगर भारत के हिंदू अपर कास्ट की होगी तो भारत के मीडिया में जो सर्वे हुआ था CSDS का, चूँकि उस सर्वे के पीछे की कहानी मैं जानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था, लेकिन यकीन मानिए कि 86% से भी ज़्यादा परसेंटेज, 86 से भी ज़्यादा परसेंटेज भारत के मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में अपर कास्ट हिंदू का है, जबकि 16% के आसपास उनकी टोटल आबादी है। तो मैं तो मानता हूँ कि करीब करीब 90% है। और दलित आदिवासी क्षेत्र समुदाय के जो पत्रकार हैं वो उस वक्त भी नगण्य थे, अब भी नगण्य हैं। ये बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि भारत के पत्रकारों ने, भारत के बड़े संपादकों ने उस शिद्दत के साथ, उस खोज परखता के साथ क्यों नहीं रखा जिस तरह रॉबिन जेफरी ने, एक ऐसा व्यक्ति जो कनाडा जिसका मुल्क है, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, जो अब सिंगापुर में हैं, वो आते हैं और भारत में हर जगह खोजते हैं कि भाई आखिर यहाँ के समाज को समझने के लिए, यहाँ के डाउन ट्रॉडन्स को समझने के लिए, उनकी मुश्किलों को समझने के लिए, जैसा उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार के बारे में कहा, वो बिल्कुल रॉबिन जेफरी ने उनका भी जिक्र किया है अपनी किताब में, इंडियाज न्यूज़ पेपर रिवोल्यूशन। उस पत्रकार का भी, वाशिंगटन पोस्ट वाले पत्रकार का भी जिक्र किया है। तो जो रॉबिन जेफरी ने 10 वर्षों तक काम किया इस देश में और पूरे देश को उन्होंने घूमा, और दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन जेफरी ज़्यादातर दलित, आदिवासी या इवन OBC समाज के लोगों से उनकी मुलाकातें कम हुई हैं। उस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार जब रेफरेंस उसका देखता हूं तो उसमें उनकी मुलाकातें कम हुई हैं। मध्य वर्ग के लोगों की, अपर कास्ट हिंदू परिवारों के ही इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, एडिटर, सबसे मुलाकातें ज़्यादा हैं। इसके बावजूद वो लगातार उनकी तलाश थी कि पूरे भारत में मैं देखूं कि आखिर कितने लोग मीडिया में हैं जो उन वर्गों से हैं जिन वर्गों की आबादी भारत में 85% के आसपास कही जाती है, 85-86%। तो उन्होंने पूरे देश को घूमने के बाद पाया कि तमिलनाडु में एक रविंद्र दास नाम के पत्रकार थे जो दलित समुदाय से आए थे, और उनको सिर्फ उस वक्त वही एक ऐसे पत्रकार मिले जो काम कर रहे थे, और वो भी भारत के मुख्य धारा के मीडिया में नहीं। वो किसी बड़े अखबार में नहीं थे, किसी बड़े रेडियो में नहीं थे, किसी बड़े चैनल तो उस समय था नहीं, सिर्फ दूरदर्शन था। ये सिर्फ रविंद्र दास नाम के एक सज्जन मिले जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक अखबार में नौकरी करते थे, और वो इतने लड़ाकू थे कि कुछ ही दिनों के बाद श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के वो अध्यक्ष बने। चूंकि उन्होंने शादी एक ब्राह्मण महिला से की थी, पहली बार खुलासा हुआ कि रविंद्र दास तो दलित हैं। इसके पहले किसी को मालूम भी नहीं था अध्यक्ष चुने जाते समय कि वो दलित हैं। तो भारत में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हाल रहा है। ये हाल रहा है कि एक्रेडिटेशन जो होता है भारत के मीडिया की, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, उसमें आज भी एक्रेडिटेड पत्रकारों की संख्या में नॉर्थ इंडिया से अगर आप देखिए तो आप बिल्कुल उसमें नगण्य, या मैं तो कहता हूं कि शून्य तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है हाल के दिनों में एक आध दो बढ़े हों, लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेशन है साउथ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से यदा कदा आपको दिखाई देता है, वो भी OBC और दलित आदिवासी में तो बिल्कुल नहीं है, दलित में एक आध इधर आए हों तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतने बड़े मुल्क में एक भी संपादक नहीं है,
मीडिया में जो निर्णयकारी पद हैं, निर्णय लिए जाने वाले पद, जो 10-15 जो निर्णयकारी पद हैं, उसमें एक भी दलित आज भी नहीं है, एक भी आदिवासी आज भी नहीं है, और यहां तक कि ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल लगभग वो भी नगण्य है। तो ये तो भारत के मीडिया का हाल है। तो वे क्षेत्र जहां एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जहां किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है, वहां भारत के अपर कास्ट ने इस तरह का न्याय आपके सामने पेश किया है। ऐसे देश में, ऐसे समाज में मैं समझता हूं कि दलित दस्तक का अभ्युदय, उसका उदय एक बहुत बड़ी परिघटना है। देखिए, और ये केवल आज की बात नहीं है। अपने देश में भीमराव अंबेडकर साहब जब काम कर रहे थे, उनकी राजनीति, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा पर बहुत सारे सवाल उस वक्त भी उठाए जा रहे थे, और उनको एप्रिसिएट करने वाले, उनको पसंद करने वालों की तादाद भी उसी तरह बढ़ रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त मैं एक बार अंबेडकर के समय के भारतीय मीडिया को देखने लगा, रिसर्च करने लगा, खोजने लगा। एक मुझे कार्यक्रम करना था राज्यसभा टीवी पर, तो मैं ये खोज रहा था कि अंबेडकर के दौर का मीडिया अंबेडकर को कैसे कवर कर रहा था, अंबेडकर साहब को कैसे वो देख रहा था, या उनके फैसलों को, उनकी बातों को, उनकी किताबों को किस प्रकार ले रहा था। आप ताज्जुब करेंगे कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया अंबेडकर के जीवन काल में अंबेडकर को लगभग बायकॉट किए हुए था। और यही कारण है कि अंबेडकर साहब को मूक नायक से लेकर के, और कई उनको 4-5 पत्रिकाएं उन्होंने समय समय पर निकाली, और भले ही उनका सर्कुलेशन कम रहा हो या आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही हो, लेकिन उनको लंबे समय तक बीच बीच में कई पत्रिकाओं का संपादन करना पड़ा, संचालन करना पड़ा, और उसके लिए आर्थिक प्रबंधन करना पड़ा। तो ये हाल तो हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी था। और देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात मुझे अंबेडकर साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में कभी आया हो या ना आया हो, लेकिन कई बार सामाजिक वैचारिक आंदोलन ही मूल्यों को, विचारधाराओं को जीवित करते हैं। इसका एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण इसके मुझे भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत के बौद्धिक जीवन में अंबेडकर नजर आते हैं। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दिनों की बात है, 74 के बाद, तो हम लोग 76 में गए थे, 76, 77, 78 के दौर में। तो इलाहाबाद के जो लोग होंगे जानते होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक रोड है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी रोड, विश्वविद्यालय मार्ग। विश्वविद्यालय मार्ग पर जब हम लोग जाते थे तो उन दिनों दुनिया के तमाम विद्वानों, तमाम स्कॉलर्स की किताबें यूनिवर्सिटी रोड पर दिखती थीं। मार्क्स से लेकर के मनुस्मृति तक, लेनिन से लेकर के गोर्की तक, एरिस्टोटल से लेकर के वाल्जाक तक, टॉल्स्टॉय से लेकर के चेखव तक। लेकिन अंबेडकर की किताबें उस दौर में नहीं मिला करती थी, कम से कम हिंदी क्षेत्र में। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहता हूं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो किताब, जो आज पूरे देश में इतनी पॉपुलर है, इतनी लोकप्रिय है, वह भी मैंने अपने यूनिवर्सिटी के जीवन में इलाहाबाद के किसी दुकान पर मैंने नहीं देखी, क्योंकि अगर देखी होती तो हमने ज़रूर खरीदी होती। अंबेडकर की किताबें बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पर किताब की दुकानों पर कहीं दिखती नहीं थी। तो मैं अब फील करता हूं कई बार कि अंबेडकर साहब जब उनका निधन हुआ और जब वो जीवित थे तब भी उनको मारने की कोशिश की गई, और जब वो उनका निधन हो गया तो उनको लगता था कि भारत के इतिहास के नींव में दफना दिया गया, कि अंबेडकर का नाम, अंबेडकर के विचार कभी दिखाई ना पड़े, कभी जीवित ना हो। लेकिन कैसे जीवित हो गए अंबेडकर, और दूसरों से ज्यादा ताकत के साथ जीवित हो गए। आउटलुक जैसी बाजार की पत्रिका को भी, जो एक बड़े पूंजीपति घराने से निकलती है, जब उसने भी सर्वे कराया तो पाया कि अंबेडकर देश के सबसे बड़े दार्शनिक विचारक के रूप में सबसे अधिक पॉपुलर हैं। वो कैसे हो गए, वो किस तरह हुए? तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पे भारतीय इतिहास के, भारतीय राजनीति के एक इतिहासकार, एक छात्र के रूप में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी रोड पर मुझे अंबेडकर की किताबें नहीं मिला करती थीं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में मिला करती थीं, क्योंकि वहां आंदोलन था, वहां विचार के लोग थे।
लेकिन कांशीराम नाम का आदमी अगर इस धरती पर नहीं आया होता, अगर कांशीराम का आंदोलन, जिसे बहुजन समाज आंदोलन कहते हैं, अगर उसने नॉर्थ इंडिया में उसने जन्म न लिया होता तो यकीन मानिए अंबेडकर को मार डाला गया था। अंबेडकर के विचारों को खत्म करने की पूरी साजिश की गई थी। ये कांशीराम का आंदोलन था नॉर्थ इंडिया में। मैं कम से कम नॉर्थ इंडियन हूं, मैं जानता हूं कि अगर कांशीराम का आंदोलन नहीं आता तो अंबेडकर नहीं आते। अंबेडकर को जीवित कर दिया कांशीराम के आंदोलन ने। इसमें मुझे कम से कम कोई कुछ भी कहे, मैं इसको मानता हूं। उस वक्त भी कवरेज जो था, मैं कह रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कवरेज इंडियन प्रेस में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नदारद था। वही हाल आपने बाद के दिनों में देखा। जितने दलित समाज के, बहुजन समाज के, ट्राइबल्स के बड़े आंदोलन हुए वो भारतीय मीडिया से नदारद थे। और अगर आप देखिए कि क्या वजह है कि रॉबिन जेफरी से आने से पहले भारत में, ये सवाल भारत के इंटेलेक्चुअल्स ने, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट थे, उन्होंने भी कभी इस पर रिसर्च नहीं किया, इस पर कोई बड़ा काम नहीं किया। बाद के दिनों में जब बहुजन समाज से लड़के आने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे, तब उन्होंने ये सर्वे करना शुरू किया। और ये मसला तब बना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आखिर भारत के दलित और बहुजन का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है। देखिए, अमेरिकन समाज में अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन समाज में एक दौर था जब वहाँ के जो ब्लैक्स थे, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ थी, उनका परसेंटेज बहुत कम था, बल्कि नगण्य था। 1827 में पहला जो अमेरिका में अखबार निकला था ब्लैक्स का, वो फ्रीडम्स जर्नल के रूप में। फिर नॉर्थ स्टार आया, अटलांटा डेली वर्ल्ड आया, ब्लैक न्यूज़ आई, बाल्टीमोर टाइम्स आया, शिकागो क्रूसेडर आया, न्यूयॉर्क बेकन आया। हमारे यहाँ भारत में हिंदी का पहला अखबार कलकत्ता से निकला 1826 में। उसका नाम था उदंत मार्तंड, राइजिंग सन, अगर उसका ट्रांसलेशन हम करें। उसके एडिटर थे जुगल किशोर शुक्ला। के लिए एक ही व्यक्ति अपने देश में हैं, लेकिन मैं दुनिया में जितने महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों में एक पत्रकार के रूप में गया हूं। कुछ एक मुल्क गया हूं, ज्यादा नहीं, लेकिन महाद्वीप मैंने सब कवर किए हैं। यकीनन मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैंने पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं पाया जहां इतनी गंदगी, मन की इतनी गंदगी, दिमाग की इतनी गंदगी है कि अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने समाज में पैदा हुए इतनी विशाल आबादी को आप इस लायक नहीं समझते कि वो कुछ करे। आप ट्रेन में चलते हुए किसी को मार डालते हो अचानक, क्योंकि वो आपका लगता है कि आपसे अलग है, आपका विरोधी है। आखिर एक बड़ा प्रश्न है जो भारतीय मीडिया ने क्यों नहीं उठाता अपनी शाम की बातों को, कि इस देश में इतनी दलित एम्पावरमेंट के बावजूद, आप कहते हो ना कि दलित एम्पावरमेंट बहुत हुआ है, बहुत आईएएस हो गए हैं, आज भी भारत में बलात्कार जब होता है तो बलात्कार में सर्वाधिक 15% की आसपास बढ़ोतरी बलात्कार में केवल दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की आज भी इस देश में है। और ये रिकॉर्ड मैं गृह मंत्रालय का पेश कर रहा हूं, ये क्यों नहीं बहस का विषय बनता है आपके टेलीविजन चैनलों पर? हर शाम एक ही तरह की बहस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बड़ी लड़ाई की तरफ जाना है, और दलित दस्तक इस लड़ाई की एक बहुत कामयाब, बहुत ही शानदार शुरुआत है। और इस दलित दस्तक की जो धारा है, इस धारा को बहुत आगे जाना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है, वो ये कि हमें यह जरूर सोचना है, और वो दिखाई भी दे रहा है कि इस वक्त बहुत सारे लोग समझते हैं कि राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मीडिया नहीं। राजनीति का अपना स्थान है, मीडिया का अपना है। इन दिनों देश में नेता से लेकर के और तमाम तरह की जो विमर्श हैं वो सब मीडिया द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास कारपोरेट का बहुत पैसा है, आप जानते हैं वो मीडिया के लिए अलग बजट रख रही हैं। अभी हाल में मैंने एक सरकारी आंकड़ा देखा जो आरटीआई के थ्रू बाहर आया था कि 1100 करोड़ रुपए का विज्ञापन सिर्फ 1 साल में शायद खर्च हुआ है या 3 साल में खर्च हुआ है। मैं, आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे जी, 1 साल में जी। तो ये हाल है। और जब मीडिया के जरिए पूरी राजनीति तय की जा रही है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सा एजेंडा जरूरी है कौन गैर जरूरी है, इस देश में शिक्षा का जो मसला है, इस देश में सेहत का जो मसला है, स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, ये मसला ही नहीं बन पाया है इस देश में। आप बजट में कितना खर्च कर रहे हैं? एक जमाना था जब गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, ट्राइबल का बच्चा, ओबीसी का बच्चा गांव में थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर सरकारी स्कूलों से आगे बढ़ता था और फिर वो आता था शहर में, जद्दोजहद करता था, बड़ी मुश्किलों के बाद वो फिर पढ़ाई में आगे बढ़ता था। आज की स्थिति यह है कि गरीब जो दलित आदिवासी हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज के लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे आईआईटी और एमबीए के इंस्टीट्यूट या जेएनयू या डीयू, ये जो कैंपस हैं, इनके देखने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि पढ़ाई गांव में खत्म कर दी गई है। सारे के सारे प्राइमरी स्कूल जो हैं, सारे के सारे जो छोटे स्कूल्स हैं, वो ख़त्म कर दिए हैं। और गांव और कस्बों में भी एक टाई लटका करके, छोटे छोटे बच्चों को वहां पर टाई लटका करके और पब्लिक स्कूलों की पूरी जमात पैदा कर दी गई है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा था शिक्षा का, मैं जानबूझकर शिक्षा पर बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि ये बोरिंग विषय क्यों उठा लिया, लेकिन मैं जानबूझकर बोल रहा हूं। 52% उत्तर प्रदेश के 52% जो स्कूली बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल। हमारे देश में उल्टी भाषा बोली जाती है। हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। और मैं जब एक बार बर्मिंघम गया इंग्लैंड में, तो वहां क्या देखा कि एक स्कूल था, वो पब्लिक स्कूल था यानी सरकारी स्कूल। उसमें बर्मिंघम के एक लीडर जो उन दिनों कैबिनेट में थे सरकार के, वो और उनके ड्राइवर का बेटा दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे थे। ये इंग्लैंड की बात है जिसके हम इतने साल गुलाम रहे। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुजन समाज के बच्चे हैं या जो इवन अपर कास्ट के गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 52% बच्चे सरकारी स्कूलों में न पढ़कर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और वो किस तरह से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, आप देखिए भविष्य क्या होगा उनका। सेहत का मसला, 4% भी आप बजट का खर्च नहीं कर रहे हैं सेहत पर, 4% भी नहीं। लेकिन भारत के मीडिया के लिए विषय नहीं है। भारत के लिए मीडिया का विषय क्या है कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। भारत के मीडिया के लिए क्या है, नोटबंदी से बहुत फायदा हो गया है। भारत के मीडिया के लिए क्या है कि भाई वो आज जा रहे हैं वहां तो ट्रंप साहब ने क्या शानदार दावत का प्रबंध किया है। आई मीन कमाल की बातें भारत के मीडिया में चल रही हैं। हाँ, ये अब ये विषय आपके लिए नहीं है। आप भारत में आप कह रहे हैं कि भारत दुनिया के सुपर पावर्स में कंपीट कर रहा है। अरे भाई, आप किस में कर रहे हैं? दुनिया में जितने इंडेक्स हैं सब में भारत फिसड्डी में जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए भारत की स्थिति इस वक्त जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में दुनिया के 180 मुल्कों में हम 136वें स्थान पर हैं। असमानता के मामले में, अनइक्वालिटी, असमानता के मामले में भारत का दर्जा इस समय 180 मुल्कों में 135वें नंबर पर है। एचडीआई में, एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, 130वें या 32वें स्थान पर हैं। आप देख लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा। 180 मुल्कों में, 180 मुल्कों में, और आप कह रहे हैं कि सुपर पावर का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये झूठ जो 15% लोगों की आबादी में से निकले लोगों का है, जो राजनेता हैं, जो विचारक हैं विद इन द कोर्ट, जो प्रेस में हैं, जो डोमिनेंट तबके प्रेस के हैं, उनका पूरा का पूरा विमर्श यही है कि झूठ को सच बनाया जाए और सच को झूठ बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि दलित दस्तक जैसे जो मंच हैं, वो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने के लिए कदम ताल करें और जनता उनका साथ देगी। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के साथ मैं
प्रेमचंद को कोट करूंगा। प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि विचार या पत्रकारिता या इस तरह की चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया था कि वो राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। इन दिनों भारत की राजनीति में एक स्थगन दिखाई दे रहा है, एक गतिरोध दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो बदलाववादी राजनीति है, बहुजन समाज की जो एक आकांक्षा, सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाली राजनीति है, कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध आ गया है। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता कि आप लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि विचार के स्तर पर जो आप कर रहे हैं, यहां बैठे हुए लोग, आपकी पत्रिका, आपका चैनल, हो सकता है कि राजनीति में पैदा हुए गतिरोध को न केवल तोड़ दें, बल्कि एक अजीब तरह की रोशन कर दें रास्ते को, जिससे राजनीति फिर पटरी पर आ जाए और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाए। इसलिए मुझे यहां बैठे एक एक व्यक्ति में संभावनाओं का अपार द्वार दिखाई दे रहा है। आप यहां पर किसी बड़े राजनेता के लिए नहीं आए हैं, आप यहां कोई बहुत बड़ी बात के लिए नहीं आए हैं, कोई बहुत बड़ी गोलबंदी नहीं है यहां एक मैगजीन के लिए आए हैं। ये कमाल की बात है, ये इतिहास में दर्ज करने वाली बात है कि यहां मौलंकर हॉल जैसे बड़े हॉल में, जहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हॉल को भरने के लिए परेशान रहते हैं, वहां दलित दस्तक नाम की एक मैगजीन के लिए, उसके नए पोर्टल के लिए, उसके नए न्यूज पोर्टल के लिए आप यहां आए हैं। मुझे लगता है कि आपके सपने बहुत सुंदर सपने हैं, बहुत बड़े सपने हैं। इन सपनों की सौगंध आप इसको आगे बढ़ाइए, जरूर कामयाबी मिलेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया उर्मिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब सच में टेलीविज़न आप देखते हैं तो आप कोई भी चैनल बदल लीजिए, हर जगह एक ही तरह का न्यूज़, एक ही तरह की बात चल रही होती है। हमें उम्मीद है दलित दस्तक उस एक रंग से अपने को बाहर रखेगा और दुनिया में और तमाम जो रंग हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, जो हाशिए पे हैं, उन रंगों को आप सबके समक्ष लेकर आएगा।